तो आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं वैनसोंग की भारत यात्रा के बारे में। देखिए, वैनसोंग एक ऐसे ट्रैवलर थे जिन्हें सभी ट्रैवलर यानी कि जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए उन सब में वैनसोंग को प्रमुख माना जाता है। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं वैनसोंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहाँ पर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं वैनसोंग का इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। वैनसोंग का जन्म 602 या 605 ईस्वी में चीन के होनान भूप्रदेश के लुयोयंग नामक स्थान पर हुआ था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, जन्म इनका कंफर्म नहीं है। कुछ इतिहासकार 602 लिखते हैं तो कुछ इतिहासकार 605 ईस्वी लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दो दो अलग अलग इनके जन्म की तारीख हैं। तो इनका जन्म हुआ था चीन के होनान भूप्रदेश के एक जगह है, वहां पे लुयोयंग नामक जगह, तो वहीं पर वैनसोंग का जन्म हुआ था। वैनसोंग के अन्य नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो वैनसोंग के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रमुख नामों की चर्चा की है, जैसे हैंसोंग, युवानचोंग, स्वानचोंग, शाक्यमुनि और यात्रियों का राजकुमार। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यात्रियों का राजकुमार ये नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक, तो इसको विशेष तौर पे याद रखें। शाक्यमुनि, शाक्यमुनि वैसे तो भगवान बुद्ध को कहा जाता था, लेकिन इतिहासकारों ने वैनसोंग को भी शाक्यमुनि के नाम से संबोधित किया है, तो इसलिए इनको यहाँ पे याद रखें। वैनसोंग ने 622 ईस्वी में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और एक पूर्ण बौद्ध साधु बन गए थे। तो यहाँ पर 622 ईस्वी में वैनसोंग ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और ये पूर्णतः साधु बन गए थे। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। 629 ईस्वी में वैनसोंग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए भारत की यात्रा करने का निश्चय किया था और 629 के अंत में वैनसोंग ने अपने देश चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यहाँ पे वैनसोंग ने 629 से पहले भी कई बार कोशिश की थी कि हम भारत जाएं और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने अपने राजा से कई बार परमिशन मांगी, लेकिन राजा उस समय युद्ध में व्यस्त थे, तो उन्होंने सुरक्षा कारणों से वैनसोंग को परमिशन नहीं दी। लेकिन वैनसोंग ने 629 में राजा को बिना बताए ही अपने देश चीन से भारत के लिए यात्रा शुरू कर दी थी और वो अंततः भारत आए, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और वापस चाइना भी गए। वैनसोंग के लेखों को सी यू की के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत को इंटू के नाम से संबोधित किया गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। वैनसोंग 629 में चाइना से चले थे। जब वो चले तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, यानी कि अपनी यात्रा के एक एक पल को उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें कौन सी जगह पर कौन सी कठिनाई मिली। तो उन्हीं लेखों को सी यू की के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत के लिए भारत शब्द नहीं लिखा था। उस समय हमारे देश का क्या नाम था ये किसी भी इतिहासकार ने सही से नहीं बताया है। कुछ इतिहासकार भारतवर्ष लिखते हैं, कुछ इतिहासकार इंडिया लिखते हैं, तो कुछ इतिहासकार आर्यवर्त लिखते हैं। लेकिन वैनसोंग ने अपने लेखों में भारत का नाम इंटू लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि इंटू किसके लेखों में भारत का नाम मिलता है, वैनसोंग के लेखों में इंटू नाम मिलता है हमारे देश का। वैनसोंग पाकिस्तान के पेशावर में स्थित कुषाणकालीन महाविहार को देखते हुए कश्मीर पहुंचे, जहां पर 2 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेशावर जाने से पहले वैनसोंग ने गांधार और बामियान प्रांत की यात्रा की थी। गांधार और बामियान प्रांत दोनों ही उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल थे। इसके बाद वैनसोंग ने पेशावर आधुनिक पाकिस्तान में है, तो उस समय
कुषाणों की ये राजधानी रही थी। तो कुषाणों ने पेशावर में एक बहुत ही विशाल महाविहार का निर्माण करवाया था। तो उस महाविहार को भी हुएनसोंग ने देखा है और अपने लेखों में उसकी चर्चा की है। इसके बाद कश्मीर पहुंचे हुएनसोंग। कश्मीर उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र माना जाता था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में ही किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। तो उस समय कश्मीर भी बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो यहाँ पर 2 वर्ष तक रुके थे हुएनसोंग और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। हुएनसोंग कश्मीर से पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर पहुंचे। फिर वहां से मथुरा होते हुए सम्राट हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचे, जहां पर सम्राट हर्ष ने हुएनसोंग का जमकर स्वागत किया। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। कश्मीर से हुएनसोंग थानेश्वर पहुंचे। थानेश्वर आधुनिक हरियाणा में है। थानेश्वर से मथुरा होते हुए सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पहुंचे। कन्नौज का उस समय कान्यकुब्ज नाम था। तो वहां पहुंचे तो वहां पर सम्राट हर्षवर्धन ने हुएनसोंग का खूब स्वागत किया था। हुएनसोंग ने भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, पाटलिपुत्र, बोधगया, राजगृह, नालंदा, असम, उड़ीसा, अमरावती और कांचीपुरम आदि की यात्रा की थी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, हुएनसोंग ने भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा की थी। उसमें से देखो कश्मीर, कश्मीर तो पूरा प्रांत है, आप सब जानते हैं। थानेश्वर हरियाणा में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, कपिलवस्तु नेपाल के तराई में है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, पाटलिपुत्र बिहार में है जिसे आधुनिक पटना कहा जाता है, बोधगया बिहार में है, राजगृह बिहार में है, नालंदा बिहार में है, असम पूरा एक स्टेट है, आप सब जानते हैं, उड़ीसा भी स्टेट है, और अमरावती, अमरावती 2 हैं, एक महाराष्ट्र में है, दूसरा आंध्र प्रदेश में है, जिससे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया है। इसके बारे में मैंने आपको अपने सातवाहन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। तो अमरावती प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था सातवाहन वंश में, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बिहार बने हुए थे। तो हुएनसोंग ने अमरावती जाके उन बिहारों को भी देखा था। कांचीपुरम आधुनिक तमिलनाडु में है, तो कांचीपुरम भी गए थे कौन? हुएनसोंग, क्योंकि उस समय का ये भी एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल माना जाता था। तो यहाँ पर ये जितने मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, इन सभी जगहों पर हुएनसोंग ने यात्रा की थी। हुएनसोंग ने 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हुएनसोंग ने केवल 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, और किसकी? बौद्ध धर्म की, गणित की, ज्योतिष की और चिकित्सा शास्त्र की। तो इसकी शिक्षा हुएनसोंग ने प्राप्त की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। हुएनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 छात्र पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 1,000 शिक्षक मौजूद थे। कभी कभी इतिहासकार 2,000 शिक्षक होने का भी वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1,000 लिखा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकारों ने यही लिखा हुआ है 1,000, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1,000 लिखा हुआ है। तो किसके अनुसार? ये हुएनसोंग के लेखों के अनुसार। उस समय लिखते हैं हुएनसोंग जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा है कि 10,000 छात्र पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय में और 1,000 शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए थे उस समय मौजूद। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को उठाने के लिए सम्राट हर्षवर्धन ने 200 गांव दान में दिए थे और सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक, यानी कि कुल मिला के 11,000 व्यक्ति वहां पर रहते थे। तो 11,000 व्यक्तियों का खाना पीना रहना सारा का सारा फ्री था। तो इसके लिए सम्राट हर्षवर्धन ने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान में
दे दिए थे। 200 गांवों से जितनी भी आय प्राप्त होती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए सुरक्षित थी। जितने भी छात्र, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। हुएनसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य सीलभद्र थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हुएनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी तो उस समय जो प्राचार्य थे उनका नाम था सीलभद्र। 643 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज में आयोजित की गई धार्मिक सभा की अध्यक्षता हुएनसोंग ने ही की थी। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि 643 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में, जो उनकी राजधानी थी, कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था और उस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? हुएनसोंग ने ही की थी। अगर आपको इस धार्मिक सभा के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा सम्राट हर्षवर्धन वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए। तो उसमें मैंने इस धार्मिक सभा की बहुत अच्छी से चर्चा की है। 644 ईस्वी में हुएनसोंग ने चीन के लिए प्रस्थान किया और अपने साथ कई बौद्ध ग्रंथों को ले गए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 643 में कन्नौज में जो धार्मिक सभा आयोजित की गई थी तो उसमें बहुत सारे जो धर्मगुरु विद्वानों को बुलाया गया था। इसके बाद सम्राट हर्ष ने क्या किया था कि सभी धार्मिक जो गुरु थे, विद्वान थे, उनको प्रयाग ले गए। वो प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था। महामोक्ष परिषद का मतलब है कि गंगा नदी में आप जाइए, स्नान करके आइए। इसके बाद उन्होंने उपहार दिए थे। तो कुछ इतिहासकारों ने उसे दान सभा भी लिखा हुआ है। इसके बाद जिसे उपहार मिल जाता था वो अपने घर जा सकता था। तो जो चीन के यात्री थे हुएनसोंग, तो उन्होंने यहाँ पर इसमें शिरकत की थी और उन्हें बड़ा सा दान दिया गया था। इसके बाद वो यहीं से, प्रयाग से ही वो वापस चीन के लिए चले गए थे। हुएनसोंग के चीन पहुंचने पर वहां के राजा ने उनका खूब स्वागत किया था। तो थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, शुरुआत में तो राजा ने परमिशन नहीं दी थी सुरक्षा कारणों से, लेकिन जैसे ही हुएनसोंग 629 ईस्वी में चुपके से चाइना से निकले, भारत की यात्रा की, शिक्षा प्राप्त की और वापस चाइना पहुंचे। इसके बाद राजा से मिले। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और जो ज्ञान भारत से वो प्राप्त करके गए थे उसने अपने संपूर्ण राज्य में उसको फैलाने का भी आदेश जारी किया था। 5 फरवरी 664 ईस्वी को हुएनसोंग की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद उनके कंकाल को सुरक्षित रखा गया था। 1956 में दलाई लामा ने खोपड़ी का एक हिस्सा भारत सरकार को सौंपा था, जो कि आज भी पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये तो था हुएनसोंग का इतिहास। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ तो वहां पर भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।